हाँ, कल मैं आपको पढ़ाया था इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कल मैं पढ़ा रहा था आपको। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ा रहा था। इन्नेट इम्यूनिटी मैंने 4 वैरायटी बताया था, 1 2 3 4 बताया था। एक फिजिकल बैरियर था, एक क्या था, फिजिकल बैरियर पहला था। दूसरा था फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा था सेलुलर बैरियर, इसको फैगोसिटिक बैरियर भी कहते हैं। चौथा था साइटोकिन बैरियर, ये पढ़ाया था मैंने। फिजिकल बैरियर में स्ट्रक्चर जो होते हैं जो पैथोजन को रोकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, बताया था मैंने, बोलिए ना। फिजिकल बैरियर मतलब जो बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, रोकता है पैथोजन के बॉडी में एंट्री करने से। किसको एंटर करने से? बॉडी को, बॉडी में पैथोजन के एंट्री करने से रोकता है। मैंने आपको इसमें दिखाया था 1 2 3 हो सकता, 4 हो सकता है। जैसे स्ट्रेटम कार्नियम ऑफ स्किन, स्ट्रेटम कार्नियम ऑफ स्किन, स्किन का स्ट्रेटम कार्नियम, याद आया? म्यूकोसा लाइनिंग, याद आ रहा है? ऑफ जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इटीसी, याद आया? ये बैरियर थे। इसके अलावा प्लेसेंटा भी बैरियर है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है। हालांकि बुक में आपको नहीं है लेकिन भी दे रहे हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर मैंने बताया था 1 2 3 4। SCL ऑफ स्टमक, बोलिए ना भाई, SCL ऑफ स्टमक, लाइसोजाइम ऑफ और सलाइवा एंड टीयर्स, बाइल जूस ऑफ लीवर, सीरोमेन ऑफ ईयर, या इसी को वैक्स कहते हैं, ईयर वैक्स। सेलुलर बैरियर मैंने बताया था ये ब्लड में होता है। ब्लड में 2 होता है। ब्लड में एक होता है मोनोसाइट एंड NK सेल। NK सेल को बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। ये दिया है, ब्लड में दिया होगा। ब्लड में क्या है, नेचुरल किलर सेल दिया हुआ है। और निकालिए उसको, देखिए, बंद कर दीजिए इसको। नेचुरल किलर सेल क्या है? एक प्रकार का लिम्फोसाइट है। एक प्रकार का क्या है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बुक में क्वेश्चन पूछता है, इसी पे उड़ा देगा क्वेश्चन आपका। शांत, इसी पे क्वेश्चन उड़ा देगा। मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स मिला आपको। ब्लड में देखिए, नेचुरल किलर सेल्स NK सेल ब्लड में है। टिश्यू में कौन कौन है? टिश्यू में जो है मैक्रोफेजेस होंगी।
मैक्रोफेजेस। और ये मैक्रोफेज कौन होंगे? वही न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। वो मैक्रोफेज कौन होंगी? न्यूट्रोफिल और, बुक में आपके लिखा होगा, और मोनोसाइट। एक सेलुलर, इधर देखो, ये होता है पॉलीमॉर्फिक ल्यूकोसाइट। पूछता है आपसे क्या है? पॉलीमार्फो PMNL न्यूट्रोफिल। नाम सुन लीजिए, नहीं कहीं सर तो बताए ही नहीं थे। न्यूक्लियस का कई प्रकार होते हैं। देखिए न्यूक्लियस जो होते हैं वो ढेर सारे लोब का बना होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही जब ब्लड पढ़ा रहा था। ये देखिए मोनोसाइट है। कई रूप किसमें क्या होता है? ये मोनोसाइट है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये न्यूट्रोफिल है। ये PMNL, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। यही है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या इसी को बोलते हैं क्या? इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यूट्रोफिल है। ये क्यों कहते हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट? क्योंकि ढेर सारे न्यूक्लियस में होते हैं, डिफरेंट फॉर्म के न्यूक्लियस होते हैं। देखो ना यार, 7 न्यूक्लियस है। मैं आपको ब्लड में पढ़ाया हुआ हूँ। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। याद कर रहे हो? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? न्यूट्रोफिल को। और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या बनाते हैं? मैक्रोफेजेस। तो ब्लड में कौन होगा? मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स मिला। इधर देखिए टिश्यू में मैक्रोफेज होंगी। अब उन मैक्रोफेज कौन कौन होंगी? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ही होती हैं। वो समझ में आ गई बात? ये पढ़ाया था मैंने। अब इसके बाद आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको भी देख लीजिए। साइटोकिन बैरियर मैंने आपको एक ही लाइन बताया था। इसमें होता है कौन? वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या सिक्रेट करता है? इंटरफेरॉन। क्या सिक्रेट करता है? इंटरफेरॉन सिक्रेट करता है। यह क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट इंटरफेरॉन ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल। नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हो गया? बोलिए, यहाँ तक मैं पढ़कर पढ़ाया था। इम्यूनोथेरेपी में इंटरफेरॉन दिया भी जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कैंसर वाले ट्रीटमेंट में। समझ में आई बात? फिर सुन लीजिए। एक फिजिकल बैरियर है। फिजिकल में आपका जैसे स्किन हो गया, म्यूकोसा लाइनिंग हो गया, ये सब क्या करते हैं? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, पैथोजन की एंट्री नहीं होने देते। इंटर हो जाए जबरी अलग बात है, लेकिन होने नहीं देते हैं ये।
फिजिकल बैरियर है। तो ये इसमें कौन कौन होगा? स्ट्रेटम कार्नियम ऑफ स्किन, म्यूकोसा लाइनिंग, जीआईटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्लेसेंटा, ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया। इसके अलावा कौन है? हालांकि ये बुक आपकी बुक में है नहीं, केवल ऊपर वाला ही दिया हुआ है, ठीक है, बोले यार। और कुछ दिया जिसमें? तो देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसियल ऑफ स्टमक, लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा एंड टीयर्स, आंसू से निकलने वाला लाइसोजाइम, माउथ से निकले वाला कौन? सलाइवा, बकल कैविटी से। बाइल जूस ऑफ लीवर, लीवर से निकलने वाला बाइल जूस। सीरोमेन ऑफ ईयर, ईयर का सीरोमेन, या इसको बोलते ईयर वैक्स। सेलुलर बैरियर में इधर देखो, सेलुलर बैरियर में क्या होता है? मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स किल द पैथोजन। ये कहाँ होगा? ब्लड में होगा। इसके अलावा मैक्रोफेजेस या फैगोसिटिक सेल जिसको बोलते हैं, ब्लड टिश्यू में भी होंगी, वो भी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ही होती है। सुनो, सबसे ज़्यादा मैक्रोफेज नेचर की तरह बिहेव करने वाली कौन कोशिका है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम क्या है? इधर देखो, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। आप कहेंगे न्यूट्रोफिल, सर आप बताए थे मगर इसका नाम नहीं बताए थे। तो हमें क्या पता कि आपको नहीं पता कि इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस है डिफरेंट फार्म में, तो आप इसको नहीं जानते। लेकिन जान लीजिए PMNL, ये सब यही सब रटना है आपको। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट वो भी न्यूट्रोफिल को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूट्रोफिल को। कोई टेंशन बताइए, इरेज करें। नेचुरल किलर सेल एक प्रकार का लिम्फोसाइट है। नेचुरल किलर सेल्स क्या है? एक प्रकार का लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट भी एक प्रकार का लिम्फोसाइट है, नहीं है? ये तो था इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। तो देखिए आप, अगला है दूसरा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इसी को बोलते हैं कौन इम्यूनिटी? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? मैंने बताया था, जन्म से नहीं प्राप्त होता ये देखो, ह्यूमन या एनिमल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी when interacted in environmental कैरेक्टर। इन्वायरमेंटल कैरेक्टर में क्या हो रहा है? एक्वायर्ड। इंटरेक्टेड इन्वायरमेंटल कंडीशन या एक्सपोज इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे मैंने कहा, इधर देखिए, पहली बार कोई इंडिविजुअल जब इन्वायरमेंटल कंडीशन में इंटरेक्ट होता है
तो पहली बार जब वो इनकाउंटर करता है पैथोजन को, इनकाउंटर मतलब पैथोजन किल करता है, तो प्राइमरी रिस्पांस होता है। और जब उसके अंदर क्या बन जाती है, मेमोरी सेल बन जाती हैं, और जब वही पैथोजन दूसरी बार आप इन्फेक्ट करता है तो वो क्या होगा, रिएक्शन बहुत तेज होगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पांस। जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया हमको एक बार आके हमारे बॉडी में क्या किया, अटैक किया, तो हमारा इम्यूनिटी उसको मारेगा ना, तो ये बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है। जब पहली बार हमारी इम्यूनिटी इनकाउंटर करेगी, इनकाउंटर मतलब मार गिराना, किसको मार गिराएगी, पैथोजन को पहली बार में, तो इसको बोलते प्राइमरी रिस्पांस। ये स्लो होगा, लेकिन जब हमारे अंदर मेमोरी सेल बन जाएंगे उसी पैथोजन के अगेंस्ट, और वो पैथोजन फिर दोबारा जब अटैक करेगा तो वो होगा कौन, सेकेंडरी रिस्पांस। बात समझे हो? जैसे हम एक्सपोज हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन, पहली बार टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो हमारी इम्यूनिटी को मारने का प्रयास करेगी, मारेगी ना, बोलिए मारेगी, तो वो प्राइमरी रिस्पांस हुआ, ठीक है। और जब एक बार वो बन चुकी है, इधर देखो तो मेमोरी सेल भी तो बनेगा, और जब दूसरी बार वही टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसेगा, तो पहले बस मेमोरी सेल बनेगा, तैयार है, क्विक रिस्पांस करेगा वो क्विक रिस्पांस होता है, वो सेकेंडरी रिस्पांस होता है। स्लो रिस्पांस होता है, वो प्राइमरी रिस्पांस होता है। समझे हो? नहीं समझ पाए? बात समझे? जैसे एक बार हमको सर्दी का, ध्यान दीजिए इधर देखो, जैसे एक बार हमको सर्दी का बैक्टीरिया, हमारे सर्दी का वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश कर गया, कॉमन कोल्ड वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस हमारी बॉडी में एक बार प्रवेश कर, कॉमन कोल्ड वायरस हमारी बॉडी में एक बार इंटर कर गया, तो पहली बार जो रिएक्शन होगा वो प्राइमरी रिस्पांस होगा। और जब दूसरी बार क्या होगा, जब दूसरी बार वायरस इन्फेक्ट करेगा तो वो सेकेंडरी रिस्पांस होगा, क्योंकि हमारी मेमोरी सेल उसको तुरंत ही क्या कर डालेंगी, किल कर देंगी। हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सेकेंडरी रिस्पांस होगा। बोलिए, वही है, पहला है इसमें, इसके लिए कौन सा प्राइमरी रिस्पांस, when immunity encounter pathogen first time, called प्राइमरी रिस्पॉन्सेस। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी रिस्पॉन्सेस बोलते हैं। इट इज स्लो, ये क्या होगा, इट इज स्लो रिस्पॉन्स होगा। Example, appearance of typhoid bacteria in the body first time, in the body first time, appearance of typhoid bacteria in the first time। हो गया? ये प्राइमरी रिस्पांस हो गया पहला। दूसरा है सेकेंडरी रिस्पांस। सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस, इसमें क्या होता है, व्हेन पैथोजन when immunity, body immunity
इंटरेक्टेड इम्यूनिटी second time when immunity encounter होगा, सॉरी कहाँ गया, यहाँ ई होगा, encountered पैथोजन second time by memory cells, तब इसको क्या कहेंगे, मेमोरी सेल called secondary responses. Example, appearance of टाइफाइड बैक्टीरिया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेकंड टाइम, ये क्विक रिस्पांस होगा, ये कौन होगा, क्विक रिस्पांस होगा, और ये स्लो रिस्पांस होगा। क्या हो गया, कुछ परेशानी है, कुछ दुख होगा बता दीजिएगा हमको। जो बता रहे अगर कंसेप्ट बना लोगे दिमाग में बना रहेगा ना तो काफ़ी दिन तक काम करेगा। यस सर। तो खाली यही समय सर बोलते हो, बाकी इधर पुचुर 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 बतियाते रहोगे कुछ न कुछ, जबकि अगर दिमाग दो तो यही कुछ न कुछ फंस जाएगा पागल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थोड़ा इधर घुमा के हल्का सा मार देगा, उलट जाएंगे आप। तो उल्टी मत, एकदम धुआं करो, एकदम ठान लिए इस बार। हाँ, शादी में जाओगे जरूर है, चले जाओ, बुलाए हैं तुम्हें तो, ना बुलाए तुम्हें, किसको नहीं बुलाए तो ना बुला। तुमको शादी नहीं बुलाया गया है? अच्छा, नहीं सब नहीं, कोचिंग सपरिवार आया है न्योता, तो सपरिवार तो ही लोग हो ना। फैजल चलो अच्छा ठीक है, हाँ जैसा आप कहिए, हो गया, चले जाओ, बात खत्म हो जाएगी। हाँ हो गया, बोलो जी, समझ आया? पहले बार जब बैक्टीरिया घुसेगा तो पहचानने वाला कोई होगा नहीं, टाइफाइड का टाइफाइड तगड़ा हो जाएगा, और पैथोजन को मारने में आपकी इम्यूनिटी जो बहुत दिन लगा देगी। एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो इम्यूनिटी को बढ़ा देंगी, बोलिए। लेकिन दूसरी बार जब इंटरेक्ट करेगा तो मेमोरी सेल आपके अंदर बन चुकी रहेंगी पहली बार वाले के लिए, वही मेमोरी सेल क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ये सेकेंडरी रिस्पांस है, याद रखिएगा। प्राइमरी रिस्पांस स्लो होता है, सेकेंडरी रिस्पांस क्विक होता है। ये सेकेंडरी रिस्पांस के ऊपर, हाँ सुनो, ये सेकेंडरी रिस्पांस के ऊपर पूरा बेस्ड है। न फरियाद हमसे बताओ जो परेशानी हो। हाँ, टाइप्स ऑफ
स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी के प्रकार। दो प्रकार का होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। पहला है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरा है सेल मीडिएट, ये भी मैं बताया हुआ हूँ सब, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एचआई कहते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी को बोलते हैं सीएमआई, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसके द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? और ये किसके द्वारा होता है? टी लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएट इम्यूनिटी। याद रखिएगा इसको। हो गया? तो पहला देखिए आप, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो गया बी लिम्फोसाइट के द्वारा, सेल मीडिएट इम्यूनिटी की सीएमआई टी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो पहला हम देखेंगे, इरेज कर दे रहे हैं हम। पहला देखते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट, पहला देखेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। किसके द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार के सेल में डिवाइड होती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ये फ्यूचर यूज़ के लिए होती है, फ्यूचर यूज़ के लिए। प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? ये प्रोड्यूस करती हैं क्या? प्रोड्यूसेस आईजी, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ये मैं सब आपको पढ़ाया हुआ हूँ। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर कोई पूछे इम्यूनोग्लोबुलिन कौन बनाता है, तो आप सीधा बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। नीट का क्वेश्चन पूछता है तो बी लिम्फोसाइट होगा। प्लाज्मा सेल और बी लिम्फोसाइट दोनों दिया हो तो आप किस पे मारेंगे टिक? बी लिम्फोसाइट। क्यों मारेंगे पूछे? क्योंकि ये भी और ये भी दोनों सेल ही बनाती हैं इम्यूनिटी। वो फ्यूचर बनाता है, ये तुरंत बना रहा है, तो बी लिम्फोसाइट पे ही मारेंगे। हमारी बात समझ में आई? इससे जो इम्यूनोग्लोबुलिन निकल रहा है, ये वाई सेड प्रोटीन होता है। 1 2 3 4 5 इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन यम, इम्यूनोग्लोबुलिन यम। ये 4 प्रकार के, इधर देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं 5 प्रकार के। गार्डेम, इसको कैसे याद करते हैं? गार्डेम हो गया।
ये जो गार्डियम होता है ये है गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। गामा इम्यूनोग्लोबुलिन 80% तक यही होता है और पास होता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा प्रोवाइड डिफेंस। इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम इम्यूनोग्लोबुलिन कोलोस्ट्रम। माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यह देखिए, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे सुअर, चाहे बकरी, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे ऊँट हो, सब क्या हो? गधा नहीं, गधा ही होती है वो। हृदय तो सुनिए, कोलोस्ट्रम जो होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है जो बच्चे को क्या करता है? इन्फेक्ट होने से बचाता है, दूध के द्वारा हो जाता है, अर्थात ये पैसिव इम्यूनिटी है। कैसा है ये? पैसिव इम्यूनिटी। माँ के बॉडी में बनेगा इम्यूनोग्लोबुलिन और बच्चे में जाएगा, किसके थ्रू? दूध के थ्रू। और यह इंड्यूस करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। इप्सिलॉन एबनॉर्मल सिक्रीशन। एबनॉर्मल सिक्रीशन कॉजेज, क्या काज करता है? एलर्जी। एबनॉर्मल सिक्रीशन कॉजेज एलर्जी। अस्थमा से होता प्रॉब्लम होती है। इम्यूनोग्लोबुलिनियम यह abnormal secretion causes, क्या काज करता है? रूमेटॉइडल आर्थराइटिस। रूमेटॉइडल आर्थराइटिस समझ में आ गई बात? रूमेटॉइडल आर्थराइटिस कॉज करता है। हो गया? ये इसकी बातें हो गई। न याद कर, जान लेके हर जगह मिलेगा कहीं कहीं। ये मस्कुलर सिस्टम में देखेंगे तो ये मिलेगा, एलर्जी वाले में ये मिलेगा, दूध वाले कोलेस्ट्रॉल सब लिखा हुआ। मैं ये कई जगह साट दे रहे हैं। इरेज कर इसको। गामा है ये, इधर देखो, ये गामा है, ये अल्फा है, डेल्टा है, इप्सिलॉन है और ये म्यू है। ये फुल फॉर्म इसका है। हो गया? ये तो बी लिम्फोसाइट है। जैसे बता दो वैसे बार बार इसको लिखिए। बार बार लिखने से, पढ़ने से याद हो जाता चीजें, बातें। मेमोरी सेल फ्यूचर यूज के लिए, सेकेंडरी रिस्पांस के लिए। ये सेकेंडरी रिस्पांस के तुरंत प्लाज्मा सेल कन्वर्ट होकर तुरंत क्या बनाने लगे? एंटीबॉडी। तो बी लिम्फोसाइट ही याद आप लगाएंगे। अगर आंसर आएगा किस पे लगाएंगे? बी लिम्फोसाइट पे, प्लाज्मा सेल पे नहीं जाएंगे। इरेज करें क्या हम? फ्यूचर यूज के लिए मैंने वहाँ लिख दिया है।
इरेज कर दे रहे हैं। देखो इधर, हाँ सुनो जिधर देखो। अब इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन या ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, या इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। इसी क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। यह है क्या? एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए टाइप ऑफ वाई शेप्ड, ऐसे देखो वाई शेप्ड प्रोटीन है, प्रोटीन है, या इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या करता है ये? इट प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। हो गया। किसका बना होता है? कंसिस्ट्स ऑफ H2L2, 2 heavy chain 2 light chain, 2 heavy chain and 2 light chain। one H2, 1 heavy chain and 1 light chain linked together by 1 heavy chain and 1 light chain linked together by, किसके साथ लिंक करता है? linked together by disulfide bond, bond। 2 heavy chain, दोनों heavy chain linked together by disulfide bridge। डाइसल्फाइड ब्रिज हो गया। डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा डाइसल्फाइड ब्रिज हो गया। डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा हैवी चेन एंड लाइट चेन contain variable region, constant region। कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन NH2 ग्रुप की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा? किधर की तरफ होगा?
NH2 ग्रुप की तरफ, ये COOH ग्रुप की तरफ होगा। याद रखिएगा इसको। वेरिएबल रीजन की तरफ क्या होता है, 2 एंटीबॉडी साइट होते हैं, 2 एंटीजन अटैचमेंट साइट होता है। वेरिएबल रीजन contain 2 antigen attachment site, एंटीबॉडी रिप्लिकेशन को रोक देता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, ऐसे सुरक्षित करता है। इरेज करें, इरेज कर दें जी। इरेज कर रहे हैं, हो गया। हम इरेज कर रहे हैं। देखिए इधर, ये है बात न करो जी। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पर देखेंगे यहाँ देखेंगे और काम में करे बोलते हो ना, क्या बोल रहे हैं?
क्या भैया? हम ये क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर, ये वेरिएबल रीजन है और ये कांस्टेंट रीजन है। ये कांस्टेंट रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है। हल्ला वगैरह तो बाहर खुद कुल मिल आ गई हैं, पता नहीं कहाँ से। हाँ हो गया। ये वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन, ये वेरिएबल रीजन और ये कांस्टेंट रीजन। ठीक है, हो गया। इधर तरफ कौन ग्रुप होगा? अमीनो ग्रुप NH2, NH2। इधर तरफ कौन है? NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप। इधर तरफ कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। एक एल है या KH है? एक KH है, एक एल है। दो हैवी चेन इधर हो गए, दो लाइट चेन हो गए। ये डाइसल्फाइड ब्रिज है। डाइसल्फाइड क्या है? ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज है। ये एंटीबॉडी अटैचमेंट साइट है, एंटीजन अटैचमेंट साइट, एंटीजन अटैचमेंट साइट है। एंटीबॉडी का एंटीजन अटैचमेंट साइट है। इधर वाला भी एक एंटीजन अटैचमेंट साइट है। ये भी क्या है? एंटीजन अटैचमेंट साइट है, या इसी को बोलते हैं पैराटोप। समझ गए? ये IG स्ट्रक्चर ऑफ IG है। किसका स्ट्रक्चर है? फिगर है ये, स्ट्रक्चर ऑफ IG या इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, या इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। हो गया? एक मोनोमर है ये। इधर देखो, सुनो, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या? इधर देखिए, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन। एक हैवी चेन एक लाइट चेन किसके द्वारा जुड़ा हुआ? डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। एक हैवी चेन एक लाइट चेन किसके द्वारा जुड़ा हुआ? डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। ठीक है, ये मत समझिए कि डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं सब ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। H2, ये H2 हो गया और ये L2। एक हैवी चेन एक लाइट चेन किससे जुड़ा हुआ है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। किसके जरिए? एक हैवी चेन एक लाइट चेन किसके द्वारा जुड़ा है? बॉन्ड के जरिए। दो हैवी चेन किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए। उसको बॉन्ड नहीं कहते, ब्रिज कह लेते हैं। तब हो गया। और ज़रा ध्यान दीजिए, इधर है, इधर देखिए, ये जो ऊपर की तरफ है ऐसे ऐसे, ये बिंदियाँ दिए हैं, हम इसको देख लीजिए, दोनों का बिंदियाँ दिए हैं हम। ये बिंदियाँ दी है ना, तो ये कौन रीजन है? सुनो, ये वेरिएबल रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है। NH2 ग्रुप की तरफ कौन है? वेरिएबल रीजन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ कौन है? कांस्टेंट रीजन। दोनों में, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों। बात समझ रहे हैं ना? एक हैवी चेन एक लाइट चेन मिलके एक एंटीजन अटैचमेंट साइट बनते हैं, दूसरा हैवी चेन लाइट चेन मिलकर दो अटैचमेंट साइट। ये मोनोमर में एक दो पैराटोप होंगे।
डाइमर अगर होगा, जैसे कोलोस्टम ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, वो डाइमर होता है। डाइमर में जो है कै पैराटोप होंगे? 4। और अगर पेंटामर है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन यम, पेंटामर में कै पैराटोप होंगे? कै एंटीजन अटैचमेंट साइट होगा? वो 4 मोनोमर का बना होता है, 5 मोनोमर का बना होता है, तो एक में दुट होगा तो क्या हो जाएगा? 10। एक याद कर रहे हो? मोनोमर, ये मोनोमर है, ये IgG का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं हम, IgG ऐसा ही होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, समझे? इम्यूनोग्लोबुलिन ए डाइमर है और इम्यूनोग्लोबुलिन यम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन यम पेंटामर, बाकी सब मोनोमर। अब इधर देखो, यही देखो, GADE पहला है ये, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। पांचवा पेंटामर है, याद भी नहीं करना आपको। दूसरा डाइमर है, बाकी सब क्या हैं? मोनोमर, याद करिएगा। समझे? गार्डेम है ना, GADEM। अम्मा इधर यहाँ देखो, मैंने उन्हें क्या देखा था? देखो गार्डेम है ना, पहले पे मोनोमर है, दूसरा वाला डाइमर है, पांचवा वाला पेंटामर है, बाकी सब मोनोमर है। समझ गए? रट मार लियो। इरेस भेजे? कैया भेजे हो? क्या क्वेश्चन आओ? बस ठीक, कुल क्वेश्चन बताइए। नहीं पूछो, आगे कुल पूछो। हाँ ठीक है, आज उनसे मुलाकात करेंगे हम। जल्दी करो यार, खींचो खाचो जो खींचना खाचना हो। फीस वाले सम बता देते हैं? उनसे पूछबे बेकार है, वो तुझसे खुद पूछते हैं, उनसे पूछ ही ना पाते तू लोग। कौन? क्लास लेना चाहिए यार, ये बैड हैबिट है। देखिए, जो क्वेश्चन ज़्यादा कराएगा आपको लगेगा कष्टमय ज़िंदगी है, लेकिन वो क्वेश्चन जब आपके फंसने लगेंगे सब मेडिकल में, तब कहेंगे नहीं पढ़ाया ठीक था। उसको आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बार बार प्रैक्टिस करो। फिजिक्स प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिजिक्स में जितना प्रैक्टिस करो उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। एक ही क्वेश्चन बार बार लगाओ आप, ताकि इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि क्वेश्चन आ जाए। NCERT पहले क्वेश्चन कुल का सॉल्व कर डालो। इरेज करें भाई। फिजिक्स प्रैक्टिस पे ऊपर डिपेंड है, अब बायोलॉजी रिवीजन के ऊपर डिपेंड है, जितनी बार रिवीजन करो। दूसरा देखो इधर, सुनो जी, दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें कौन होता है? इसको बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? टी लिम्फोसाइट सेल। को बात ना करो, कौन है ये टी लिम्फोसाइट सेल है। कौन है भाई?
टी लिम्फोसाइट सेल्स। हो गया। ये टी लिम्फोसाइट सेल जो होता है यह 4 प्रकार। पहला है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल या इसी को बोलते हैं T4 सेल, या इसी को बोलते हैं CD। फिर क्या बोल रहे यार तू? CD4 सेल बतिया ना यार, डिस्टर्ब होता है। T4 सेल, हेल्पर टी सेल या CD4 सेल, ये क्या करता है? हेल्प्स द CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड HI ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों को हेल्प करता है ये, याद कर रहे हो। और इसी के ऊपर HIV किसके ऊपर अटैक करता है? HIV इसी के ऊपर अटैक करता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और किसके ऊपर अटैक करता है? हेल्पर टी सेल के ऊपर और मैक्रोफेजेस पर। याद रखिएगा यही 2 चीज़ें हैं, आगे मिलेगा आपसे। मैक्रोफेज पर अटैक करती है हेल्पर टी सेल, 70% इम्यूनिटी गायब कर दे भाई। मैक्रोफेजेस कुल मिलाकर 75%। अगर आप न्यूट्रोफिल ले लेते हैं, देखो 65% न्यूट्रोफिल, अब 8% के बजाय 5% खाली अंदाज से ले ले, 5% मोनोसाइट, 70% ये हो गया। और कम से कम लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो होंगी ये ह्यूमरल इम्यूनिटी की, जो हेल्पर टी सेल 10-12% होगा ही, 80% इम्यूनिटी खत्म कर दी, इम्यूनिटी खत्म, डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा है किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स या इसी को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल या इसी को बोलते हैं CD8 सेल्स। ये क्या निकालता है? सीक्रेट्स परफोरिन। ये परफोरिन निकालता है एंड किल द पैथोजेन। आपकी बुक में नहीं है ये सब चीज़ें। एंड किल द पैथोजेन। नेक्स्ट है सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स, ये सप्रेसर टी सेल क्या करता है? सप्रेस करता है, सप्रेस द हाइपर इम्यूनिटी। ये क्या करता है? हाइपर इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, अर्थात प्रिवेंट एलर्जेटिक रिएक्शन। ये प्रिवेंट करता है क्या? एलर्जेटिक रिएक्शन। इसके बाद चौथा जो है मेमोरी सेल है। इसमें मेमोरी सेल बनता है, मेमोरी टी सेल। किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। अब जरा ध्यान दे इधर, टी लिम्फोसाइट ये क्या बनाता है? CMI। CMI को बनाने के लिए कौन है? ये टी सेल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं। हेल्पर टी सेल्स, T4 सेल्स, CD4 सेल्स। हो गया। हेल्प्स द CMI एंड HI, हेल्प द CDI एंड HI। किलर टी सेल्स आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर CD8 सेल्स। सिक्रेट करता परफोरिन, ये किल करता पैथोजेन को। सप्रेसर टी सेल हाइपर इम्यूनिटी ना होने पाए इसलिए सप्रेसर टी सेल होती हैं, इधर देखो। और मेमोरी टी सेल्स फ्यूचर यूज के लिए होती हैं। और आपको दिखा दें, सुनो सर, देखो क्या हो, कोई दुख हो तो बताओ हमको, नहीं तकलीफ बता दो, हम आप कष्ट में मत रहो। बहुत कष्ट में 10:30 बजे आते हो, कष्ट वाली बात हमको बता दी आज, कष्ट वाली बात बता दी। कहाँ 10:30 बजे आते हो? बहुत दुखी हो गए हम आज। अब आओ समझो, जो न समझ इतवार दिन बुला सर जी हमको नया समझ बता दीजिए। देखिए टीचर से आप पूछने,
नहीं, आप आधा घंटे रुक जाओ, कौशल जी को बता दीजिए, बाहर चले जाओ, आधा घंटा पूछ लो। हर चीज़ के लिए व्यवस्था होती है, टीचर के साथ अब लगना पड़ता है आपको। ए गुड स्टूडेंट मेक ए गुड टीचर। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छे टीचर को बना देता है, नहीं होगा तो वो बन जाएगा, खिसिया बनेगा, बनेगा ना। जब पूछेंगे नहीं आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन एक आपको नहीं आया, तुरंत बताएगा। क्वेश्चन तो आएगा, आप क्वेश्चन फंस जाते हैं काफ़ी बड़े बड़े लोग, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है, देखिए आपको फंसने की जरूरत नहीं है, आप उसे पूछे। बहरहाल ये हो गया फ्यूचर यूज के लिए। इधर देखो क्वेश्चन पूछता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ग्राफ्टिंग के समय कौन, इधर देखिए ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नीट का क्वेश्चन नहीं है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट मतलब किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, आपको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, तो उस समय कौन काम करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ्ट रिजेक्शन अकर्स बाय, किसके द्वारा होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन अकर्स बाय, बोलिए ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन अकर्स बाय CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है किसके द्वारा होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। हो गया। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा होता है। ग्राफ्ट मतलब किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया, किडनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यही करेगा। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रोक करके कोई तब जो है क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हेडिंग डालेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इरेज करें, बजाय दो। मैं कभी 2 बजे तक पढ़ लिया करो। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे एक्टिव और एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, चलते हैं, बाय।